हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ गुरुग्राम डिग्री कॉलेज 5 BLM, जिसके अंदर हमने इस कोरोना काल के अंदर जो भी महामारी ये हमारे समाज में आई हुई है, इसके लिए गुरुग्राम डिग्री कॉलेज ने इनिशिएटिव लिया है कि वह अपनी बीकॉम अंतिम वर्ष की क्लासेस ऑनलाइन करना चाहती है। अभी न केवल बीकॉम की, बीए की भी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है। तो इसके लिए आपको एक यूट्यूब चैनल के थ्रू वीडियो मिलती रहेगी, तो लगातार इस वीडियो को चैनल के थ्रू जुड़ते रहिए। गुरुग्राम डिग्री कॉलेज के साथ चैनल के माध्यम से आपको वीडियोस मिलती रहेगी। तो आज की क्लास के अंदर हम बीकॉम फाइनल ईयर के सब्जेक्ट EAFM इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फर्स्ट बुक जो हम आपके सामने आज डिस्कस करेंगे। बुक का आपको मैं दिखा देता हूँ। ये बुक है, बुक का नेम है बिजनेस बस्टिंग। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसका चैप्टर मैं 12 ले रहा हूँ, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नेम है कैपिटल बस्टिंग। इसको हम डिस्कस करेंगे, हिंदी में इसको बोलेंगे पूंजी बजटिंग। इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, होप कि आपको सारी वीडियो क्लियर दिख रही होगी। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको वीडियो थोड़ी सी क्लियर हो जाए। हाँ जी, तो सबसे पहले कैपिटल बस्टिंग के माध्यम से हमें ये समझना पड़ेगा कैपिटल बस्टिंग है क्या। कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने विनियोगों को, अपनी संपत्तियों को खरीदने के लिए कोई भी निर्णय लेता है, तो वो निर्णय किस आधार पे लेता है, वो डिसीज़न इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। कि अगर कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई भी मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर परचेज़ करता है अपने बिजनेस के लिए, तो उसके लिए उसको कुछ ना कुछ डिसीज़न लेने पड़ते हैं। तो कैपिटल बस्टिंग आपके दीर्घकालीन संपत्तियों को खरीदने से संबंधित निर्णय लेने में सहायता करता है। इसके अंदर हम बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल मैं बात करूं, पे बैक पीरियड, पोस्ट बैक पीरियड, अदायगी अवधि, अदायगी पश्चात अवधि, NPV मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वर्तमान शुद्ध मूल्य। इसके अलावा आप IRR मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, वो सारे मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड हिंदी में इसको बोलते हैं अदायगी अवधि। अदायगी अवधि क्या होता है स्टूडेंट पे बैक पीरियड? तो देखिए, जब भी कोई मशीन परचेज की जाती है, खरीदी जाती है, तो अदायगी अवधि वह अवधि होती है जो बताती है कि किसी भी संपत्ति का मूल्य हमें कितने वर्षों में मिल जाता है, उसे हम बोलेंगे अदायगी अवधि। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी भी संपत्ति का मूल्य कितने वर्ष में हमें मिल जाएगा, उसे हम बोलेंगे अदायगी अवधि। साधारण भाषा में हम बोलते हैं कि किसी भी संपत्ति का मूल्य हमें कितने समय में हमारी वो संपत्ति खुद की हो जाएगी, वो हम बोलेंगे अदायगी अवधि। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको बताना चाहूँगा, फिर उसके फॉर्मूले की चर्चा करेंगे। देखिए इस एग्जाम्पल सुनना भाई। अगर मैं बात करूँ, कोई व्यापारी है, अगर 10,000 रुपये लगाकर कोई मशीन लेके आया है, मशीन का बहिगमन, रोकड़ बहिगमन आपको दे रखा है 10,000 रुपये। मशीन का क्रय मूल्य बोल दो, मशीन का रोकड़ बहिगमन बोल दो, मतलब रोकड़ जा रही है, एक ही बात है। इसको मैं बोल सकता हूँ क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मशीनरी कितने में खरीदी है। इसके अलावा इस मशीन से वो इनकम भी जनरेट कर रहा है। मान लो कि वो व्यापारी फोटोकॉपी मशीन लेके आया, उस मशीन से उसने 3 साल काम किया। इस मशीन की लाइफ ही 3 साल थी। मशीन से 3 साल काम किया, तो मशीन के पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, 3 सालों में उसको इनफ्लो कितना हुआ, मतलब इनकम कितनी आई। जो इनकम उसके पास आएगी वो इनफ्लो, जो जारी है उसको हम बोलते हैं आउटफ्लो या बहिगमन। तो मैं रोकड़ का अंतर्वाह बोल रहा हूँ, रोकड़ का अंतर्वाह, जिसको इनफ्लो के नाम से जाना जाता है, इनफ्लो ऑफ कैश।
तो रोकड़ के अंतर्वाह की बात करें तो मान लो कि प्रथम वर्ष में उसको 5,000 रुपये की आय हुई, द्वितीय वर्ष उसको 4,000 रुपये की आय हुई और तीसरे साल उसको 2,000 की आय हुई। उसको कितनी आय हुई है इन 3 सालों के अंतर्गत? 5,000, 4,000 और 2,000, टोटल कितनी हो गई? 11,000। हमें इतना पता है कि उस मशीन से उसने 11,000 रुपये कमाए हैं, जबकि लगाए कितने थे? 10। लेकिन हमें क्या निकालना है? अदायगी अवधि की कितने अवधि के अंदर, कितने समय के अंदर उसने अपनी मशीन का जो क्रय मूल्य था वो पूरा कर लिया। तो देखना की बात यह है कि पहले साल तो 5,000 कमाए हैं, दूसरे साल 4, मतलब दूसरे साल तक उसकी लागत पूरी नहीं हुई। तीसरे साल कुछ ना कुछ हुआ होगा क्योंकि 10,000 यहाँ कंप्लीट हो गए, तो ये कुछ 2 साल से ऊपर उसने अपनी अदायगी अवधि आएगी। लेकिन इसको निकालने के लिए हमें कुछ सूत्र प्रयोग में लाने पड़ेंगे। कैसे? देखिए भाई, इसके लिए हमें सबसे पहले इसका योग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? योग। तो रोकड़ अंतर्वाह का योग कैसे करना है? जैसे आप 10th क्लास के अंदर करते थे, F से CF निकालते थे, तो इस केस के अंदर आपको वही करना है। 5,000 पहले साल, तो 5,000 पहले साल तक योग कितना था? 5,000, मतलब पहले साल तक उसकी आय थी 5,000 रुपये। दूसरे वर्ष उसने 4,000 कमाए, तो 5,000 और 4,000, दूसरे साल तक उसकी इनकम होगी 9,000। और तृतीय वर्ष उसने कमाई 2,000, तो इनकम 2,000 और जोड़ दो 11,000, तो कुल उसने 11,000 रुपये तृतीय वर्ष के अंदर कमाए। इसको निकालने का सूत्र क्या होगा? सुनना स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जितने वर्षों में ये पैसे पूरे हो गए हैं वो लिखना है। तो पहले देखो 9,000 रुपये तो यहाँ तक पूरे हो गए 2 वर्ष तक, तो पहले 2 वर्ष लिख दो, जहाँ तक समय पूरा हो गया 2 वर्ष तक 9,000 कमा लिए। हमें पता है कि 2 वर्ष तो लगेंगे ही लगेंगे। फिर देखिए कि 10,000 की मशीन थी, तो मशीन का विक्रय मूल्य माइनस 2 वर्षों में कितनी आय आ गई, तो 2 वर्षों में 9,000 आ गए, 9,000 भाग अगले वर्ष का रोकड़ अंतर्वाह 2,000 रुपये, क्योंकि 9,000 रुपये उसने कमा लिए 2 वर्ष तक, जबकि उसको कमाने थे 10,000 रुपये अदायगी के उद्देश्य से। 1,000 रुपये कम कमाए हैं। अब वो 1,000 रुपये इस तीसरे साल का कितना हिस्सा होगा, तो हम यहाँ पर 2,000 रुपये जो अगले वर्ष की आय है उसका भाग दे देंगे। ठीक है, इससे अपने पास अदायगी अवधि आ जाएगी। चलिए इसके बाद हम चेक कर लेते हैं। तो 2 का 2, रोकड़ अंतर क्रय मूल्य कितना है मशीन का? 10, 10 माइनस 9, 1,000 बटे 2,000, ये आ जाएगा 2 प्लस, इसको आप काटोगे तो 1/2 आएगा, जिसको हम 0.5 भी ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2.5 वर्ष। मतलब 2.5 वर्ष के अंदर मशीन अपना क्रय मूल्य पूरा कर लेगी। इसे क्या बोलेंगे? 2.5 वर्ष के अंदर मशीन अपना क्रय मूल्य पूरा कर लेगी। अब इसी के साथ मैं एक और मेथड लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर तो हमारी हर वर्ष मशीन का अंतर्वाह अलग अलग था। अगर मशीन का अंतर्वाह सेम हो तो कैसे करेंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर हमारी फर्स्ट विधि कंप्लीट होती है अदायगी अवधि की, कि रोकड़ अलग अलग होने पर, असमान होने पर, या लिख सकते हो आप असमान होने पर। यहाँ पर आपको हर वर्ष रोकड़ अलग अलग मिल रही है। अगर मैं रोकड़ एक ही कर लेता तो आपका आंसर अलग आता। यहाँ तक आपने कर लिया, ओके। अब हम इसके दूसरे मेथड की बात करते हैं, जब रोकड़ असमान न होकर समान होती है। यहाँ तक कर लिया आपने। चलिए भाई, मैं अंतर कुछ भी नहीं कर रहा, मशीन से बस प्रति वर्ष इनकम 5,000 रुपये हो रही है। इनकम कितनी हो रही है? 5,000 रुपये।
तो इस केस के अंदर आपको क्वेश्चन कैसे करना है, आपको क्या दे देंगे कि मशीन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये की आय हो रही है, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपको रोकड़ अंतर्वाह का योग करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस केस में आपको कैसे करना है, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस केस के अंदर जितना रोकड़ अंतर्वाह आएगा उसका सबका टोटल कर लो, या आप ऐसे कर सकते हो कि मशीन का बहिगमन रोकड़ मूल्य मतलब आउटफ्लो भाग कर दो इसमें किसका, प्रत्येक वर्ष समान अंतर्वाह का, समान अंतर्वाह। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो कैश आउटफ्लो अपॉन में एवरेज कैश इनफ्लो। जितना आउटफ्लो हुआ है उसमें एवरेज कैश इनफ्लो का डिवाइड करने पर आपके पास मशीन की पे बैक पीरियड आ जाएगा, अदायगी अवधि आ जाएगी। तो कैश आउटफ्लो हमारा हुआ है 10,000, जो पहले वर्ष से ही पहले हो गया, जो मशीन खरीदी थी, और हर वर्ष कंपनी 5,000 रुपये कमा रही है, फिक्स है। तो अभी ये फॉर्मूला लगेगा, तो आएगा आपके पास कितना, 2 वर्ष। जब आपका पीरियड समान होगा तो आप 2 वर्ष में उस मशीन की लागत को पूरा कर लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होगी। हमने यहाँ पर 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं। एक तो पे बैक पीरियड के अंदर अगर रोकड़ का निर्गमन या आगमन समान हो या फिर असमान हो, तो दोनों के फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर कर लिया तो मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 2 वर्ष में अपनी मशीन की लागत पूरी कर लेगा। चलिए अभी देखते हैं कि दोनों का फॉर्मूला क्या है, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन की अदायगी अवधि निकाल सकते हो। तो अगर समान राशि रोकड़ अंतर्वाह समान हो, रोकड़ अंतर्वाह समान राशि से हो, मतलब इनफ्लो एवरेज कैश इनफ्लो इज सेम इन एवरी ईयर, देन हम क्या करेंगे, देन फॉर्मूला वही लगाएंगे जो अभी मैंने लगाया था, आउटफ्लो अपॉन में एवरेज कैश इनफ्लो। ये आपका आ जाएगा पे बैक पीरियड। ये ईयर्स में ही आएगा, अगर आप ईयर्स में निकालोगे तो आंसर आपका ईयर्स में आएगा। सेकंड आता है रोकड़ अंतर्वाह असमान हो, कैश इनफ्लो इज अनइक्वल। देन उस केस के अंदर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उस केस के अंदर हम पहले वाली टेबल आपने देखी होगी, उसके अंदर हमें सभी वर्षों की राशियों का योग करना पड़ेगा। जिस वर्ष की राशि कंफर्म है, यहाँ तक तो राशि आ चुकी है, तो वो तो लिख देंगे कंप्लीटेड ईयर प्लस, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 2 वर्ष हमारे पूरे 9,000 रुपये आ रहे थे, लेकिन 10,000 रुपये के लिए हमें अगले वर्ष की आयु के साथ कंपेयर, वर्ष की इनकम के साथ कंपेयर करना था। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मशीन की वैल्यू माइनस 2 सालों में कितने अर्न कर लिए, कैश इनफ्लो टिल कंप्लीटेड ईयर, कंप्लीटेड ईयर्स तक आपने कितने अर्न कर लिए, उसमें डिवाइड कर देंगे हम किसका, नेक्स्ट ईयर के कैश इनफ्लो का। तो नेक्स्ट ईयर कैश इनफ्लो। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप फॉर्मूले को रटने के बजाय समझ सकते हो। मतलब हमने को फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वहाँ तक लेनी है इनकम जहाँ तक वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद मशीन की वैल्यू में से अगले 2 वर्षों में या जितने भी कंप्लीटेड है उसमें कितनी इनकम अर्न की है वो इनकम यहाँ आएगी। डिवाइड में नेक्स्ट ईयर कितना कैश इनफ्लो हो रहा है उसका डिवाइड कर देंगे। तो इससे हमारे सामने क्या आ जाएगा, हमारे पास जो पे बैक पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा, पे बैक पीरियड आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप ये यूज़ कर सकते हो, आइदर तो ये वाला यूज़ कर लो या फिर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो।
दोनों में ही आंसर आपका ईयर्स में ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है पे बैक पीरियड। होप की चीज़ें आपको क्लियर होगी। ठीक है, दिख गया होगा यहाँ पर। चलिए भी नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं पोस्ट बैक पीरियड। चलिए भी पोस्ट बैक पीरियड के बारे में बता दूं मैं आपको। पोस्ट बैक पीरियड, इसको बोलते हैं अदायगी पश्चात अवधि। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें पे बैक पीरियड दे रखा है, देन इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर हमें निकालना है कि हमारी लागत पूरी होने के बाद कितना लाभ और मिलेगा, कितनी अवधि तक लाभ मिलेगा, उसे हम बोलेंगे पोस्ट बैक पीरियड। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपने पे बैक पीरियड अदायगी अवधि अच्छे से कर ली है तो पोस्ट बैक पीरियड करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, पोस्ट बैक पीरियड अदायगी पश्चात अवधि निकालने के लिए लाइफ ऑफ असेस्ट, मशीन की कितनी लाइफ है या उस असेस्ट की कितनी लाइफ है, उसमें से अगर हम पे बैक पीरियड को लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पोस्ट बैक पीरियड आ जाएगा। एग्जाम्पल मेरे सेम ही हैं जो मैंने पिछली क्लास के अंदर लिए थे। अगर मेरी पे बैक पीरियड, मान लो कि फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर मेरी मशीन की लाइफ 3 ही साल ली थी मैंने, 3 इयर्स, तो लाइफ ऑफ असेस्ट 3 इयर्स। मैंने पे बैक पीरियड निकाला था, उसका कितना आया था स्टूडेंट्स, 2.5। ये आया था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो मैंने आज ही क्लास के अंदर लिया है। तो रिमेनिंग जो पीरियड होगा 0.5 ईयर, मतलब हो गया 6 मंथ। कैसे आया 6 मंथ, ईयर के अंदर 12 मंथ होती हैं, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो 6 मंथ हो सकता है, या हाफ ईयर कह दो, आधा साल। तो ये मेरी मशीन की क्या आ जाएगी, पोस्ट बैक पीरियड आ गया, पोस्ट बैक पीरियड। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना अगर किसी का कोई डाउट हो तो, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, जो मैंने लिया था, जिसके अंदर एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष 5,000 रुपये की आय होती थी, तो उस केस के अंदर हम कैसे करेंगे, तो वही सेम चीज़ लगेगी। लाइफ ऑफ असेस्ट कितनी थी उसके अंदर, मान लो उसके अंदर भी मैं मान लेता हूँ 3 इयर्स ही थी, लेकिन दूसरे वर्ष मेरा पे बैक पीरियड 2 वर्ष आया था, क्योंकि मैंने 2 वर्ष के अंदर 10,000 रुपये की मशीन को पूरा कर लिया था। तीसरे वर्ष और बढ़ गया मेरा, तो 2 इयर्स मेरा पे बैक पीरियड था, तो मेरा पोस्ट बैक पीरियड आ जाएगा 1 साल। ये मेरा पोस्ट बैक पीरियड आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 2 में। ऐसे ही आप प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन करके आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक आधा क्वेश्चन मैं दे देता हूँ जिससे आप अपने तरीके को अच्छे से कर लोगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, इसके अंदर आप मेरे को यूट्यूब के थ्रू अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? उम्मीद है कि हमारे ये टॉपिक, आज हमने 2 टॉपिक किए हैं, पे बैक पीरियड और पोस्ट बैक पीरियड। कल की क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कैपिटल बस्टिंग, थोड़ा सा वाइडर चैप्टर है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 8 to 16 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, डेफिनेटली आता है। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को सबसे पहले लिया है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी है, कंपलसरी है, ये आएगा ही आएगा। और कोई क्वेश्चन आए ना आए, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटेड है। इसमें से कोई भी मेथड का आ सकता है, वो अलग बात है, चाहे वो IRR का है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, चाहे वो आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का है, चाहे वो आपका आ जाए पे बैक पीरियड, पोस्ट बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, किसी भी मेथड का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ इसी क्लास के अंदर,
आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ। एग्जाम्पल 1 या एग्जाम्पल 3 सेकंड दे देता हूँ मैं, या क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। एक मशीन का मूल्य आपको दे रखा है सपोज 80,000 रुपये। मशीन से 5 मशीन का जीवन काल लाइफ दे रखी है आपको 5 ईयर्स। आपको मशीन का रोकड़ वाह दे रखा है, रोकड़ अंतर्वाह मतलब कैश इनफ्लो, वो आपको दे रखी है 5 सालों की, 2016, 17, 18, 19, 20। 5 सालों की आपको आय दे रखी है। पहले साल दे रखा है फर्म्स ने कितने कमाए, 20, 30, 40, फिर 10 और फिर 10। यह आपका अंतर्व्यय है। आपको इसके अंदर 2 चीज़ें निकालनी है, एक तो अदायगी अवधि और दूसरा अदायगी पश्चात अवधि। ठीक है, इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर मैं 2 दे रहा हूँ। मशीन का मूल्य वही है, मशीन का मूल्य 80,000 ही है। मशीन का जीवन काल 5 वर्ष ही है, लेकिन प्रति वर्ष 18,000 रुपये की आय होती है। वार्षिक आय है ये, वार्षिक। आपको क्या करना है, अदायगी अवधि और अदायगी पश्चात अवधि निकालनी है। अदायगी पश्चात अवधि। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपने आंसर भी इसमें मैच कर सकते हो। मैं आंसर साथ में लिख देता हूं जिससे आपको बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो आंसर मैं बता देता हूं। इसका आएगा 2.13 अदायगी अवधि और रिमेनिंग आएगी इसकी 2.87। ये इसकी आएगी अदायगी पश्चात अवधि। इसका आंसर भी मैच कर लेना। इसका आएगा 4.44 वर्ष और जो अदायगी पश्चात अवधि आएगी वो आएगी 5.6 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपने आंसर टैली करके मेरे को सेंड कर सकते हो या इसी यूट्यूब चैनल के नीचे आप लिंक अपना भेज सकते हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए भाई, क्वेश्चन क्लियर है सबको? होप की चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।